हेलो एवरीबॉडी। आज हम सेकंड चैप्टर ऑफ फ्लेमिंगो बुक का करेंगे। जो चैप्टर का नाम है वो है लॉस्ट स्प्रिंग और ये स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से लिया गया है। इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वो हैं एनीस यंग। इनका जन्म रोरकेला में हुआ था और अपनी जो बचपन है वो हैदराबाद में बिताती हैं। एनीस यंग अपनी पढ़ाई हैदराबाद और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कंप्लीट करती हैं। एनीस यंग के पेरेंट्स राइटर थे। एनीस यंग भारत और विदेशों में एडिटर रह चुकी हैं न्यूज़पेपर की। तो इस पाठ में जो लेखिका होती हैं वो गरीब बच्चों की दयनीय दशा का वर्णन करती हैं, जिन्हें गंदी बस्तियों में रहना पड़ता था तथा गंदी परिस्थितियों में कठिन परिश्रम करना पड़ता है। उन्हें कभी स्कूल नहीं भेजा जाता है क्योंकि उनके माता पिता इतने गरीब होते हैं कि वे उनकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाते। उनकी स्थिति का वर्णन करने के लिए लेखिका पहले गरीब कूड़े बीनने वाले का उदाहरण लेती हैं, जो दिल्ली के सीमापुरी इलाके में बसे हुए हैं। फिर वह गरीब चूड़ियाँ बनाने वाले का उदाहरण लेती हैं, जो अनेक पीढ़ियों से फिरोज़ाबाद के गंदे नगर में रहते आ रहे हैं। इन लोगों के समाज के वर्गों द्वारा शोषण किया गया है, जबकि बुजुर्गों लोगों ने अपने भाग्य के साथ साथ जीवन बिताना सीख लिया है। युवा पीढ़ी के लोग कुछ अपने ही स्वप्न रखते हैं। वे अपने पारिवारिक परंपराओं से बाहर निकल आना और एक बेहतर जीवन बिताना चाहते हैं। इस पाठ को 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग कूड़ा बीनने वाले गरीब लड़के के जीवन के संबंध में लेखिका के अनुभवों का वर्णन करता है, जो बांग्लादेश से पलायन करके या बोले तो ट्रेवल करके आए थे और अब दिल्ली के सीमापुरी क्षेत्र में बस गए हैं। दूसरे भाग में फिरोज़ाबाद के नगर में चूड़ियाँ बनाने वाले लोगों की दयनीय दशा का वर्णन करती हैं, जो लेखिका होती हैं। साहिब जो पहला होता है वो जो एग्ज़ाम्पल लेती हैं वो लेती हैं साहिब के बारे में। जो साहिब नाम का एक लड़का होता है वो लेखिका को हर सुबह अपने पड़ोस में देखती हैं। उसे लड़का कूड़े के ढेर में कुछ सिक्के या अन्य वस्तुएं खोज रहा होता है। जो वो साहिब होता है वो कूड़े में कुछ सिक्के ढूंढ रहा होता है। एक दिन लेखिका लड़के के साथ बात करती हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह लोग बांग्लादेश से आए हैं तथा और उनके खेत और घर तूफ़ानों में बह गए थे। उनके पास खाने को कुछ नहीं था, इसलिए वे बड़े नगर में आ गए और वहीं रहने लग गए। लेखिका ने साहिब से कहा उसे स्कूल जाना चाहिए, तो साहिब ने कह दिया कि उनके पड़ोस में कोई स्कूल नहीं था। इस पर लेखिका ने आधे हास्य भाव से कहा, यानी मजाक में कहा, यदि मैं एक स्कूल खोल दूं तो क्या तुम जाओगे? साहिब ने कहा, हाँ मैं जाऊंगा या आया करूंगा। किंतु लेखिका को लज्जित होना पड़ा जब कुछ दिन के पश्चात साहिब उससे पूछता है, क्या आपका स्कूल तैयार है? वास्तव में लेखिका का ऐसा कहने का कोई भाव नहीं था। लेखिका की भांति वह अनेकों कूड़ा बीनने वाले थे। साहिब के भांति जो साहिब होता है उसकी तरह कई लोग होते हैं जो कूड़ा बीनते हैं। कुछ ही महीने में लेखिका उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगी। वे सब नंगे पाँव वाले लड़के थे। कुछ लोगों ने नंगे पाँव घूमने की परंपरा होती है, शायद वे अपनी गरीबी को छुपाने के लिए एक बहाना के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेखिका को पता चलता है कि ये सभी नंगे पाँव कूड़ा बटोरने वाले लड़के सीमापुरी में रहते हैं, जो कि दिल्ली के बाहरी हिस्से में स्थित है। जब वो जाती है तो उसे पता चलता है कि लगभग 1971 में बांग्लादेश से आए थे तथा भोजन की तलाश में यही रहने लग गए। वह उनमें लगभग 10,000 लोग थे। वे मिट्टी के बने ढांचे में रहते हैं, जिनके ऊपर टीन और टिप्पल के छत होते हैं।
वे पक्के मकान में नहीं रहते, इसका मतलब कि वो मिट्टी के बने हुए मकान में रहते थे। वे वहाँ मल प्रवाह, नालियों तथा नल के पानी के बिना किसी सुविधा के रहते थे। साहेब लेखिका को बताता है कि कई बार उसे कूड़े में 1 रुपया या 10 रुपये का नोट मिल जाता है। इस बार कूड़ा बीनने वाले जो बच्चा होता है वो साहेब लिए लिपटी हुई कोई चीज़ बन जाती है। आयु में बड़े लोग के लिए इसका अर्थ जीवित रहने का साधन है। जो बड़े होते थे उनके लिए रैग पिकिंग क्या था? जीवित रहने का साधन था, सोर्स ऑफ लिविंग था। सर्दी की एक सुबह लेखिका साहब को टेनिस का खेल देखते पाती है कि जो साहब होता है वो जब लेखिका टेनिस खेल रही होती है तो साहब उसको देख रहा होता है और साहब कहता है कि वह इस खेल को पसंद करता है। उसने टेनिस के जूते भी पहन रखे थे जो किसी अमीर लड़के ने उतार फेंके थे और उसे दे दिए हैं, किंतु वह खेल जो वह देख रहा है उसकी पहुंच से बाहर है। साहब चाय की एक दुकान पर काम करने लगता है कि अब जो वो साहब होता है वो किसी दुकान, चाय की दुकान पे काम करने लगता है। उसे 800 रुपये दिए जाता है, उसको खाना भी दिया जाता है, लेकिन वो अब स्वतंत्र नहीं है, वह अब स्वयं का मालिक नहीं रहा। और अब इसके बाद जो होता है, लेखिका दूसरे बच्चे को ऊपर आ जाती हैं जो कि मुकेश नाम का होता है, जो बैंगल्स बनाने के काम करते हैं। वो पीढ़ी दर पीढ़ी बैंगल्स बनाते आए हैं। तो अब लेखिका एक बार मुकेश नाम के लड़के से मिलती हैं। यह लड़का फिरोज़ाबाद में रहता है और चूड़ियाँ बनाने वाले एक परिवार से संबंध रखता है। मुकेश कहता है कि वह अपने परिवार वाला धंधा नहीं करना चाहता, उसे एक मोटर मैकेनिक बनने का मन बना रखा है। इसका मतलब कि अब जो वो मुकेश था वो ये बैंगल्स नहीं बनाना चाहता, वो कुछ नया करके दिखाना चाहता है। वो अब एक ड्राइवर बनना चाहता है। जो फिरोज़ाबाद में हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने काम में लगा हुआ है, वहाँ पे हर कोई चूड़ियाँ बनाता है। हर दूसरे 3 लोगों में से हर दूसरा व्यक्ति चूड़ियाँ बनाता है। ये भारत में शीशा ढालने के उद्योग का केंद्र है। यहाँ के परिवार उन्हें चूड़ियाँ बनाने में पीढ़ियाँ व्यतीत कर दी हैं। फिरोज़ाबाद की शीशा भट्टियों में लगभग 20,000 बच्चे काम करते हैं। उन्हें बहुत अस्वस्थ हालतों में काम करना होता है। उनके माता पिता यही नहीं जानते कि ऐसी जगहों पर से काम करवाना गैर कानूनी है। मुकेश लेखिका को अपने घर ले जाने की बात करता है। वह गर्व सहित कहता है कि उनका मकान दोबारा बनाया जा रहा है। जब लेखिका वहां जाती है तो वह देखती है कि यहाँ आधी एक झोपड़ी है। अंदर की तरफ वहाँ हर जगह गरीबी के चिन्ह हैं। एक पतली सी युवा औरत स्वयंकाल का भोजन पका रही है। जो वहाँ पे एक लड़की होती है, वो शाम के टाइम का खाना बना रही होती है। मुकेश जो कि मुकेश के बड़े भाई की पत्नी होती है। मुकेश का पिता भी वहाँ वर्षों से कठिन परिश्रम करते आ रहे थे। वहाँ एक दर्जी का काम करते थे जो उसके मुकेश के पिता थे, और फिर चूड़ियाँ बनाने का भी करते थे। तो भी वह अपने घर को ठीक ठाक करवाने में असफल रहे। वह अपने 2 बेटों को स्कूल ना भेज सके, वह उन्हें केवल चूड़ियाँ बनाने का काम ही सिखा सके। मुकेश की दीदी कहती है कि यह सब उनके भाग्य में था। उसका पति चूड़ियों को करने से उड़ने वाली धूल से अंधा हो गया। वह कहती हैं कि उनका जन्म चूड़ियाँ बनाने वालों की जात में हुआ था और उन्होंने अपने जीवन में चूड़ियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखा। इस तरह के सभी परिवारों में लड़कों था और लड़कियों को अपने पिताओं और माताओं के साथ मिलकर काम करना पड़ता था। उन्हें अंधेरी झोपड़ियों में काम करना पड़ता था। उनकी आंखें बाहर की रोशनी की अपेक्षा अंधेरों की ज़्यादा आदी हो जाती थी, यानी उनकी जो आंखें थी वो ख़राब हो रही थी, वो अंधेरे में इतना ज़्यादा लाइट होने की वजह से। इस तरह वे युवा होने से पहले ही आँखों की रोशनी को खो बैठते थे।
लेखिका एक अन्य झोपड़ी में सविता नाम की एक लड़की को देखती है। यह एक बुजुर्ग औरत के साथ बैठी हुई थी और शीशे के टुकड़े को जोड़ रही थी। वह नहीं जानती जो चूड़ियाँ वो बना रही थी एक भारतीय औरत के सुहाग का चिन्ह है। मैं बैठी उसके बगल में एक बूढ़ी औरत की कलाई पर अब भी चूड़ियाँ हैं, किंतु उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है। वह कहती है कि उसने अपने पूरे जीवन में एक बार भी भरपेट खाना नहीं खाया था। उसका बूढ़ा पति कहता है कि वह चूड़ियों के अलावा किसी अन्य चीज़ों के बारे में नहीं जानता। फिर भी उसे यह कहने से कुछ तसल्ली नहीं मिलती कि उसने अपने परिवार के रहने के लिए एक घर बनवा लिया है। लेखिका कहती है कि फिरोज़ाबाद के गरीब की चीख हर घर में देती है। इन गरीबों लोगों का शोषण साहूकारों, पुलिस वालों, अफसरशाहों और राजनीतिज्ञों के द्वारा किया जाता है। वे अपनी गरीबी और अपने शोषण को असाधारण बात मानने लगे हैं। लेखिका को इस बात से प्रसन्नता होती है कि मुकेश ने इस कुचक्र से बाहर निकलने का निश्चय कर लिया है और उसने निर्णय कर लिया है कि वह एक गैरेज में जाएगा। वह एक मोटर मैकेनिक का काम सीखेगा। इस तरह वो अपना स्वामी बन जाएगा। तो आज का जो हमारा चैप्टर था बस यही था और ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।